दोस्तों, स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल नॉलेज एंड एजुकेशन अड्डा में। आज के इस वीडियो में हम पढ़ेंगे एनसीईआरटी साइंस के क्लास 7 के चैप्टर 17 के बारे में, जिसका नाम है वन हमारी जीवन रेखा। दोस्तों, इसके पहले वीडियोस में हमने क्लास 7 का चैप्टर 1 से लेकर 16 तक का चैप्टर कंप्लीट कर लिया है। अगर आपने मेरे चैनल की उन वीडियोज़ को नहीं देखा तो आप प्ले लिस्ट में जाकर देख लीजिए। तो चलिए दोस्तों आज का वीडियो स्टार्ट करते हैं। तो जैसा कि हमारे चैप्टर का नाम है वन हमारी जीवन रेखा। दोस्तों, ये चैप्टर टोटली हमारा जो है बहुत ही इजी चैप्टर है, एकदम इजी। ये कॉमन सेंस पे डिपेंड करता है। और ये क्या है कि जो जैसे कि पूजो है, उसके साथ कुछ बच्चे हैं ग्रुप में, उन्होंने क्या किया, पार्क में गए और फिर वहाँ पर जो है वन के बारे में स्टडी किया। साथ में उनके जो है एक प्रोफेसर अहमद है, जो कि विश्वविद्यालय में कार्य करने वाले एक साइंटिस्ट हैं। उनके साथ ही वो जो बच्चे हैं वो सब साथ में क्या मिलकर जो है वन की ओर गमन करते हैं। वहाँ पर उन्होंने देखा कि क्लास 6 में जो उन्होंने पढ़ा था वन के बारे में, आज वो उनके बारे में क्या करेंगे, स्टडी करेंगे डिटेल से। तो उनको जो है प्रोफेसर अहमद ने बताया कि जो हरे भरे वन हैं वो हमारे लिए उतने ही महत्वपूर्ण हैं जितने कि हमारे फेफड़े होते हैं। इसीलिए इनको जो है हरे फेफड़े कहा जाता है। वनों को दोस्तों क्या कहा जाता है, हरे फेफड़े कहा जाता है। तो बच्चे जो है वन की ओर भ्रमण करने के लिए चलते हैं। तो चलिए हम भी उनके साथ चलते हैं और इस चैप्टर को आज पढ़ते हैं अच्छे से। तो वन में भ्रमण में जाने से पहले उन्होंने कुछ चीज़ें अपने साथ लीं, जैसे चाकू, हैंड लेंस, छड़ी, नोटबुक आदि चीज़ें जो उन्होंने अपने साथ ली, जो उनकी ज़रूरत की चीज़ें होती हैं, जैसे कि हम कहीं जाते चिड़ियाघर में तो ले जाते हैं, उस टाइप की कुछ चीज़ें यहाँ पर बच्चों ने ले ली साथ में। फिर वहाँ पर उनको एक लड़का मिला जिसका नाम था टीबू। वो लड़का जो है वो अपने साथ में क्या कर रहा था, मवेशियों को चराने के लिए निकला था। तो उन्होंने जो है बच्चों का ग्रुप जो है उस लड़के को ज्वाइन कर लेता है, उस लड़के को साथ में ले लेता है। और टीबू जो है वो वनों के बारे में बहुत सारी जानकारी बच्चों को प्रोवाइड करता है। तो चलिए हम भी उन वनों के बारे में जानकारी एकत्र करते हैं। यहाँ पर टीबू ने कहा कि उन्हें वन में जो ऊंचाई पर ऐसे स्थान पर उनको लेकर गया जहाँ से जो है वन का दृश्य बहुत ही अच्छा दिख रहा था। जैसे कि यहाँ पर आप देख रहे हैं, चारों तरफ हरियाली ही हरियाली थी और उनको नीचे पर कोई भी ज़मीन दिखाई नहीं दे रही थी। सिर्फ ऊपर जो है सिर्फ ग्रीन ग्रीन हर तरफ दिखाई दे रहा था। और उन्होंने देखा कि वहाँ पर ठंडी हवा चल रही है और चारों तरफ जो है बहुत ही शांत वातावरण है। इससे बच्चे काफ़ी तरोताज़ा और प्रसन्न हो गए। तो यहाँ पर आपको और भी वन के दृश्य दिख रहे हैं। कुछ वहाँ पर दोस्तों जानवरों के बारे में भी दिखाया गया है। तो यहाँ पर जो है कुछ जीव जंतु हैं। तो टीबू ने कहा, बच्चों मतलब तुम सब शांत रहो, नहीं तो जो जानवर हैं, जो पशु पक्षी हैं, उनको क्या होगा, उनमें अशांति होने लगेगी और वो जो है एक जगह से दूसरी जगह पर चले जाएंगे, क्योंकि वो जो है इस समय अपनी जो है उस शांत की पोजीशन पे, मतलब अपने जैसे वहाँ पर है, किसी को डिस्टर्ब मत करिए, बस आप शांति से चलिए और वन का भ्रमण कीजिए। तो उन्होंने बहुत सारे जानवरों को देखा, जैसे कि अभी आपने इस डायग्राम में देखा है। यहाँ पर जंगली सूअर उन्होंने देखा, इसके अलावा भैंसें भी देखी और बहुत सारे गीदड़ वगैरह भी उन लोगों ने देखा। और टीबू ने बताया कि ये सभी जानवर जो है वो घने जंगलों में ही रहते हैं। यहाँ पर जो जानवर आप देख रहे हैं ये सभी कहाँ रहते हैं, घने जंगलों में ही पाए जाते हैं। तो और साथ ही घने जंगलों में जो है जाने के लिए, लेकिन प्रोफेसर अहमद ने कहा कि बच्चों सावधान हो जाओ, ज़्यादा घने जंगल में नहीं जाना चाहिए। तो यहाँ पर क्या बताया गया दोस्तों, जो जंगल में जब उन्होंने सैर किया तो उन्हें बहुत सारे वृक्ष दिखे, जैसे कि यहाँ पर नीम के, बांस के वृक्ष, शीशम के वृक्ष, इसके अलावा सेमल के वृक्ष, बहुत सारे उनको वन दिखाई दिए, वनों में वृक्ष दिखाई दिए। और यहाँ पर उन्होंने देखा कि जो है ये सभी वन में पाए जाने वाली चीज़ें जो हैं उनका उपयोग हम दैनिक जीवन में करते हैं। तो उसके लिए एक्टिविटी 17.1 में हमसे कहा कि जो भी चीज़ें आपकी डेली लाइफ में यूज़ होती हैं, जो भी आप अपने दैनिक जीवन में इस्तेमाल करते हैं, लकड़ी की बनी हुई चीज़ें या फिर पेड़ पौधे से प्राप्त की गई चीज़ों की आप एक सूची बनाइए। तो जैसे कि यहाँ पर बनाया गया है दोस्तों, बहुत सारी चीज़ें हमारे दैनिक जीवन में होती हैं जिनका हम उपयोग करते हैं, जिनको हम अपने दैनिक जीवन में पेड़ पौधों से प्राप्त करते हैं। तो यहाँ पर जो है कुछ भी बताए गए हैं जिनके कई सारे शिखर बताए गए, जैसे कुछ शिखरें जो होती हैं नुकीले होती हैं, जैसे कि आप यहाँ देख रहे हैं, कुछ पेड़ की जो शिखर होती है वो नुकीली होती है, कुछ जो होती है थोड़ी सी कम नुकीली होती है, कुछ जो शिखर होती है वो एकदम चपटी सी होती है, और कुछ जो होती है वो थोड़ी छोटी, और कुछ छोटी कुछ बड़ी। तो इस टाइप से जो पेड़ की जो शिखरें होती हैं वो अलग अलग प्रकार की होती हैं। यहाँ पर दोस्तों
कि जो ये शाखाएँ होती, प्रोफ़ेसर अहमद ने कहा कि वन में ऊँचे वृक्षों की शाखाएँ किस प्रकार से कम ऊँचाई के वृक्षों के ऊपर छत की तरह दिखाई देती हैं, और उन्होंने बताया कि इस तरह से जो छत की आकृति दिखती है, इसे हम वितान या कैनोपी कहते हैं। दोस्तों, ये क्या है हमारा जो डायग्राम में दिखाया गया है, इसको बताया गया है। ये इस वाले डायग्राम में, इस वाले कॉलम में हमसे कहा गया है कि आपने जो लकड़ियाँ, जो भी चीज़ें देखी, उनको क्या करिए, सूची बनाइए उन लकड़ियों की, या फिर उनके बनाइए कि किन पेड़ों से क्या प्राप्त होता है। जैसे कि यहाँ बताया गया है कि गोंद जो है वो बबूल के पेड़ से मिलता है, लकड़ी शीशम के पेड़ से, औषधि नीम के पेड़ से, और चंदन के पेड़ से तेल मिलता है। तो आप इनकी एक सूची बना सकते हैं। उसी में एक्टिविटी 17.2 में आपसे बोला कि आप क्या करिए, आप जो है इनकी मतलब बड़े लोगों की भी सहायता ले करके कुछ वृक्षों के शिखर के बारे में भी जानकारी एकत्र कर सकते हैं, और इसके लिए भी एक सारणी बना सकते हैं। तो आप यहाँ पे पाएंगे दोस्तों कि जो वृक्ष की आकृति और साइज होती है वो परस्पर भिन्न होती है। कभी भी जो है एक जैसे साइज नहीं होती, सभी वृक्ष की अलग अलग साइजें होती है अगर वो अलग अलग प्रजाति के हैं। तो इसी कारण किसी वन में विभिन्न ऊंचाइयों पर क्षैतिज परतें होती है, उन्हीं परतों को हम अधोतल कहते हैं। अभी आप यहाँ देखेंगे दोस्तों, ये जो परतों की जो ऊंचाई है, इन्हें हम बोलते हैं अधोतल। और यहाँ पर जो सबसे ऊपर जो शाखा में स्थित जो पेड़ होता है उसे हम शिखर कहते हैं। तो यहाँ पर उन्होंने बताया कि जो ऊंचाइयों पर स्थित परतें होती हैं, जैसे कि यहाँ पर जो दिख रहा है, तो कुछ ऊंची कुछ नीची होती है। जो नीचे वाली होती है उन्हें अधोतल कहते हैं, और साथ ही विशाल और ऊंचे वृक्ष की जो शीर्ष वाली परतें होती हैं उन्हें हम शीर्ष परत कहते हैं, और जिनके नीचे झाड़ियाँ और घास की परतें होती हैं, और सबसे निचली वाली परत में शाखाएं होती हैं। दोस्तों, इसमें एक चीज़ ये बताई गई है, हम पर ऊपर जो पेड़ होती है, जो सबसे लंबे लंबे पेड़ होते हैं, वो तो हमारे सिंपली एक पेड़ हैं, ठीक। लेकिन जो उससे थोड़े नीचे होते हैं उन्हें हम बोलते हैं झाड़ियाँ, और जो झाड़ियों से भी छोटे छोटे होते हैं, ज़मीन पर जो घास के साइज के होते हैं दोस्तों, उन्हें हम घास कह सकते हैं, या फिर शाक सब्जी जो होती हैं वो इतनी छोटी छोटी उगाई जाती हैं। तो पेड़ों की जो है कई प्रकार होते हैं उनकी लंबाई के हिसाब से, जिसमें झाड़ियाँ हैं, इसके अलावा शाक है, और सबसे ऊपर वाले जो होते हैं उन्हें हम वृक्ष कहते हैं, विशालकाय वृक्ष कहते हैं। तो इस प्रकार से जो हमारा ये जो झाड़ियाँ और शाक होती हैं, उस पर क्या होते हैं दोस्तों, मतलब कि उस पर तो हम पहुंच सकते हैं, लेकिन जो बड़ी बड़ी ऊंचाई के पेड़ होते हैं उस पर हम आसानी से नहीं पहुंच पाते। तो यहाँ पर बताया गया कि जो हमारे जो पेड़ होते हैं उसमें भूमि की सतह, वन जो है, वनों की सतह पर भी बहुत सारे जो है जीव जंतु वगैरह पाए जाते हैं। तो यहाँ पर एक चीज़ हमसे बताया गया है, जैसे कि आप इसमें ध्यान से देखेंगे तो आपको यहाँ पे चींटी, गिलहरी वगैरह आपको इस ज़मीन में दिखेंगी। छोटे छोटे जीव जंतु विद्यमान रहते हैं, वन में हर जगह कुछ ना कुछ रहता है। तो यहाँ पर आप देखेंगे दोस्तों कि चाहे प्रोफेसर अहमद ने बोला कि आप जो है मृतजीवी और परपोषी और स्वपोषी के बारे में आपने पढ़ा होगा। तो यहाँ पर क्या होता है कि हरे पौधे किस प्रकार से अपने भोजन का निर्माण करते हैं, आपको पता है दोस्तों, प्रकाश संश्लेषण से, आपने ये भी पढ़ा है। और सभी जंतु, चाहे वो शाक भक्षी हों या मांस भक्षी, यानी कि जो सब्जी खाते हों, हरी पत्तियाँ खाते हों, या फिर जो मांस खाते हों, लास्ट में अंततः वो भोजन के लिए पेड़ पौधों पर ही निर्भर होते हैं। और जो जीव पादप का ही भोजन बनाते हैं, यानी कि सिर्फ डायरेक्ट जो है वो पेड़ को ही खा लेते हैं, तो अक्सर ये जीव जंतु जो होते हैं वो अन्य जंतुओं के शिकार हो जाते हैं, और फिर ये जंतु आगे चल के उनको भी कोई खा लेता है। तो एक प्रकार से यहाँ पे क्रम बन जाता है, यहाँ जिसे हम खाद्य श्रृंखला बोलते हैं दोस्तों। बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, खाद्य श्रृंखला वह श्रृंखला होती है जिसमें एक मतलब कि खाने की जो होती है, खाद्य की एक पूरी श्रृंखला बनती है, जिसमें क्या होता है, उत्पादक होता है, उपभोक्ता होता है दोस्तों। जहाँ से स्टार्ट होता है, हरे पौधे जो होते हैं वो हमेशा उत्पादक का काम करते हैं, उसके अलावा जो बाकी पचे ये सब चीज़ें हैं, कीट मेढक वगैरह, ये सब उपभोक्ता हैं, क्योंकि ये सभी कहीं ना कहीं से जो है वो डायरेक्ट या इनडायरेक्ट रूप से घास पर ही निर्भर है। क्योंकि जब कीट जो है वो घास को खा रहे हैं, कीटों को मेढक ने खाया, मेढक को सांप ने खाया, और सांप को जो है वो गरुड़ खा जाएगा, या फिर जो भी खाने वाले जो पक्षी होते हैं उन लोगों ने उसको खा लिया। तो
इस तरह से लास्ट में क्या है, सभी एक दूसरे से श्रृंखलाबद्ध होते हैं। खाद्य श्रृंखला में क्या होता है, कोई विघ्न नहीं, कोई बाधा नहीं पड़ती है। ये श्रृंखलाएं जो होती हैं अन्य श्रृंखलाओं को भी प्रभावित करती हैं। तो वन का प्रत्येक भाग अन्य भागों पर निर्भर करता है। यदि हम वन के किसी भी घटक जैसे कि वृक्ष को अलग कर दें तो इससे सभी घटक प्रभावित हो जाएंगे। अब इसी वाले में अगर हम आपसे बात करें कि अगर मैंने यहाँ से सांप की श्रेणी को हटा दिया, ठीक है, मान लीजिए सांप को हटा दिया मैंने यहाँ से पूरी दुनिया में से, तो अब क्या होगा, घास को तो मान लीजिए कीट खा लिया, मेढक को तो मान लीजिए मेढक ने खा लिया कीट को, लेकिन मेढक को कौन खाएगा, मेढक को खाने के लिए सांप तो है ही नहीं। तो यहाँ पर हमारे लिए हर एक घटक इम्पॉर्टेंट होता है, महत्वपूर्ण होता है। मेढक की जो श्रृंखला है वो भी बहुत ज़रूरी है, यानी कि हर एक श्रृंखला एक दूसरे के लिए ज़रूरी है। यहाँ पर तो आपको सिर्फ इन जानवरों का उदाहरण देकर बताया गया है, ऐसे आप बहुत सारे उदाहरण देख सकते हैं। जैसे कि पेड़ पौधों पर जो है कीट डिपेंड करता है, ठीक है, कीट को जो है वो मान लीजिए कि आपके जो जैसे भैंसे होते हैं उनके शरीर पर जो है छोटे छोटे पिस्सू पड़े रहते हैं, उसको खाने के लिए जो है वो भैंसों के शरीर का खून पीते हैं और फिर उन पिस्सुओं को खाते हैं चिड़िया, और चिड़ियों को खाते हैं बड़ी वाली चिड़ियाएँ। तो इस तरह से क्या होता है, एक पूरा श्रृंखला बन जाती है दोस्तों। तो यहाँ पर आप देख रहे हैं कि जो हमारा जो एक खाद्य श्रृंखला है वो पूरी तरह से एक दूसरे पर डिपेंड है। यहाँ पर प्रकाश संश्लेषण की क्रिया हुई, फिर उसके बाद यहाँ पर प्रकाश संश्लेषण की क्रिया के लिए क्या होता है, आपको पता है कि कार्बन डाइऑक्साइड की ज़रूरत होती है, और इसी कार्बन डाइऑक्साइड से हमारा जो है ऑक्सीजन बाहर निकलता है। इस ऑक्सीजन का प्रयोग हम मनुष्य करते हैं, हम अपने जीवन में सांस लेने के लिए करते हैं। फिर उसके बाद जो है ये ज़मीन है, ज़मीन में क्या होता है, ये सारी चीज़ें जो है लास्ट में ख़त्म होकर के ज़मीन में मिल जाती हैं। जो भी चीज़ें हैं वो बाद में ख़त्म होकर के ज़मीन में मिल जाती हैं, और फिर से इन ज़मीन का ही जो है इसमें जो खाद्य के रूप में बन जाते हैं, उसका प्रयोग फिर से जो है पेड़ पौधे अपने भोजन बनाने में करने लगते हैं, खनिज लवण के रूप में। तो एक पूरी श्रृंखला बनी रहती है, ये श्रृंखला कभी भंग नहीं होती है। तो यहाँ पर एक चीज़ हम लोगों ने देखा दोस्तों कि जो पूरी खाद्य श्रृंखला है वो एक दूसरे पर निर्भर करती है। अब हम और चीज़ों के बारे में भी देखते हैं कि वन में बहुत सारी चीज़ें जो होती, छोटी छोटी पत्तियाँ वगैरह, छोटे छोटे पेड़ होते हैं, जैसे कि मशरूम वगैरह होते हैं। तो मशरूम और जो और भी छोटे सूक्ष्म जीव है वो क्या खाते हैं, तो प्रोफेसर अहमद ने बताया कि ये मरे हुए यानी कि मृत पादपों, मरे हुए पादपों को, और साथ ही जो मरे हुए जंतु होते हैं उनके जो शरीर का जो पूरा मतलब मरा हुआ शरीर है उनको खाते हैं, ये जो मशरूम वगैरह होते हैं, और उनको खाने के बाद उन्हें एक गहरे रंग के पदार्थ में उनको परिवर्तित कर देते हैं, जिसे हम ह्यूमस कहते हैं दोस्तों। ह्यूमस जो है, अभी आपने मिट्टी वाला चैप्टर पढ़ा होगा, मेरे चैनल के प्लेलिस्ट में आप जाकर देख सकते हैं, नहीं पढ़ा तो आप पढ़ लीजिएगा। ह्यूमस जो है, उस ह्यूमस को क्या करते हैं, ये परिवर्तित कर देते हैं, मतलब ये हरे रंग के पदार्थ में परिवर्तित करते हैं, गहरे रंग के पदार्थ में, जिन्हें ह्यूमस कहते हैं। और ये ह्यूमस जो है ये मिट्टी के ऊपरी परतों में पाया जाता है। पादपों और जंतुओं के मृत शरीर को ह्यूमस में परिवर्तित करने वाले सूक्ष्म जीव ही क्या कहलाते हैं दोस्तों, अपघटक कहलाते हैं। तो अभी आपने इस डायग्राम में देखा अपघटक जो है ये लास्ट में जो भी हमारे पादप वगैरह है सड़ गल गए, ठीक है, खत्म हो गए, जीव जंतु खत्म हो गए, लास्ट में वो अपघटक बन जाते हैं, और यही अपघटक बाद में खनिजों में परिवर्तित हो जाता है। फिर यही खनिज जो है वो पेड़ पौधों के लिए पोषक तत्व का काम करते हैं। यानी कि ये पूरी श्रृंखला पूरी पहले से बनी हुई है, जिसमें कोई भी क्या होती गड़बड़ी नहीं हो पाती है। तो यहाँ पर ह्यूमस की उपस्थिति क्या होती है दोस्तों, यह निश्चित करती है कि मृत पादपों और जंतुओं के पोषक तत्व जो है वो मृदा में निर्मुक्त होते रहते हैं। ह्यूमस जो है वो पृथ्वी पर जो हमारे मिट्टियों के ऊपर पाए जाते हैं, वो हमें यही बताते हैं कि जो ह्यूमस है वो बना कैसे, उनको जो है खाया गया है किसने, उनको जो है बनाया कैसे गया है, उनको जो है कवकों वगैरह ने, मशरूम वगैरह ने क्या किया, उनको खा करके जो भी सड़े गले चीज़ें हैं उनको खा करके जो चीज़ें बनाई वो ह्यूमस था। तो ह्यूमस यही दर्शाता है कि जो मृत पादप और मृत जंतु है वो अब पोषक तत्वों में परिवर्तित हो चुके हैं, और यहाँ से ये पोषक तत्व पुनः सजीव पादपों के जड़ों द्वारा, मूल का अर्थ होता है जड़ों द्वारा जो है अवशोषित कर लिए जाते हैं। यहाँ पर मूलों द्वारा मतलब जड़ों द्वारा अवशोषित कर लिए जाते हैं दोस्तों। तो पूरा एक श्रृंखला बनी रहती है यहाँ पर। और इसके अलावा यहाँ पर क्या है कि जैसे कि मृत जंतु जो है वो गिद्ध, कौवे, गीदड़ वगैरह और जो है कीटों का भी भोजन बन जाते हैं। तो पूरा एक पोषक तत्वों का चक्र चलता रहता है, जिससे वन में कुछ भी व्यर्थ नहीं जाता।
तो प्रोफेसर अहमद ने उन्हें यह भी बताया कि वनों को हरे फेफड़े क्यों कहा जाता है, क्योंकि पादप जो है प्रकाश संश्लेषण के प्रक्रम द्वारा ऑक्सीजन को निर्मुक्त करता है और इस प्रकार पादप जंतुओं के श्वसन के लिए ऑक्सीजन उपलब्ध कराने में सहायक होते हैं और वे वायुमंडल में ऑक्सीजन और कार्बन डाइऑक्साइड के संतुलन को भी बनाए रखते हैं। इसीलिए वनों को हरे फेफड़े कहा जाता है, क्योंकि यही है जिनकी वजह से पूरा प्रकृति जो है वो हरा भरा होता है। तो इस तरह से आप यहाँ पर भी समझ सकते हैं दोस्तों कि कार्बन डाइऑक्साइड जो है वह पादपों के लिए बहुत ही आवश्यक है, जो कि जंतुओं से क्या हुआ है, हमने जो ऑक्सीजन लिया और कार्बन डाइऑक्साइड छोड़ा है, रिलीज़ किया है, वो उसको पादपों ने अपने भोजन के रूप में बना लिया। फिर यही पादप जब प्रकाश संश्लेषण करते हैं, अपना भोजन बनाते हैं, तो वहाँ से ऑक्सीजन को निर्मुक्त करते हैं और उस ऑक्सीजन का उपयोग हम अपने लिए करते हैं सांस लेने के लिए, और फिर से हम कार्बन डाइऑक्साइड छोड़ते हैं सांस लेने के बाद और पादप पुनः उसका उपयोग करते हैं। तो ये चक्र जो है वो चलता रहता है प्रकृति में और संतुलन बना रहता है। लेकिन अगर पौधे ही खत्म कर दिए जाएं तो क्या आगे चल के इसमें यह भी बताया गया है कि वृक्ष अपने मूलों से अवशोषित करते हैं और वाष्पोत्सर्जन द्वारा जल को निर्मुक्त करते हैं। तो उन्होंने कहा, मतलब बच्चों से अभी अभी यह भी बोला जाएगा कि अगर पूरे पौधों को ही खत्म कर दिया जाए तो क्या होगा, तो सब चीज़ें जो है वो एकदम समाप्त हो जाएंगी, पूरा जो है विश्व ही खत्म हो जाएगा। तो इस प्रकार से जो है पौधे जो है वो बहुत ज़रूरी होते हैं। तो यहाँ पर एक चीज़ और बताई गई है, जैसे कि यहाँ पर जो है बुझो को प्यास लगी तो वह पानी पीने गया, तो उसने देखा कि हिरण का झुंड भी वहाँ पर उपस्थित था और कुछ समय के बाद गायब हो गया। तो वनों में जो जानवर होते हैं, वन विभाग वाले पता कैसे करते हैं, तो उनके लिए उनके पद चिन्हों और साथ ही उनकी जो लीद होती है उनसे भी पता कर लिया जाता है कि ये किसकी है, और फिर उससे पता चल जाता है कि ये जानवर यहाँ पर आया था, यानी कि इस जंगल में ये जानवर उपस्थित है और साथ ही इस जगह पर आया था। तो इस टाइप से उनकी पद चिन्हों और लीद की वजह से पता चल जाता है कि कौन सा जंतु कहाँ पर आया था। जंतुओं में दोस्तों यहाँ पर और भी चीज़ें होती हैं, जैसे कि पौधे जो होते हैं वो दीवार पर भी उगाते हैं, जब उनको अगर पोषक तत्व वहाँ पर मिल जाता है तो वो ऐसा कर लेते हैं। फिर यहाँ पर बताया गया है दोस्तों कि वन एक गतिक सजीव इकाई है जो कि जीवन और जीवन क्षमता से क्या होती है, भरपूर होती है। फिर यहाँ पर जैसे ही क्या होने लगे, बच्चों ने जब वनों के बारे में अध्ययन कर लिया, फिर जब वो जाने लगे तो अचानक वर्षा होने लगी। वर्षा होने से उन्हें क्या हुआ, रुकना पड़ा थोड़ी देर। तो फिर उन्होंने ये सोचा कि अगर बहुत तेज़ी से वर्षा हुई, लगभग आधे घंटे बाद रुक भी गई, तो उन्होंने ये सोचा कि अगर यही वर्षा हमारे शहर में हुई होती तो चारों तरफ क्या हो जाता, कीचड़ ही हो जाता। लेकिन वनों में जो है उनकी जो ऊपरी ऊपरी पत्तियाँ होती हैं, पत्तियों की जो शाखाएँ होती हैं, जैसे कि आप यहाँ देख रहे हैं, वो क्या करते हैं कि उन पौधों के जो ऊपर गिरने वाले, मतलब पेड़ों के ऊपर गिरने वाले जो पानी होते हैं उनको फैला देता है, फव्वारे के रूप में गिराता है, जिसके कारण वहाँ पर कहीं भी जल का जमाव नहीं हो पाता है, पत्तियों की वजह से ही ऐसा होता है। तो इस टाइप से यहाँ पर बताया गया दोस्तों कि अगर आपको मान लीजिए पौधे नहीं होते, पेड़ पौधे, तो क्या क्या चीज़ें होती, यदि वह नष्ट होंगे तो वायु में कार्बन डाइऑक्साइड की मात्रा बढ़ेगी, जिससे पृथ्वी का ताप बढ़ जाएगा। दूसरा पॉइंट है कि पेड़ों और पादपों की अनुपस्थिति में जीवों को खाद्य और आश्रय नहीं मिलेगा। पेड़ों की अनुपस्थिति में मृदा जल को बांध नहीं पाती है, जिससे बाढ़ आता है। हमारे जीवन और वातावरण के लिए वन जो है वो अपरोपण घातक है, इसीलिए हमें वनों को क्या करना चाहिए, संरक्षित रखने के लिए कदम उठाना चाहिए। अब यहाँ पर बताया गया है कि जैसे मान लीजिए यहीं पर बोला गया है आपसे कि अगर वृक्षों के बारे में कि यदि वृक्ष नहीं होते तो वर्षा का जल जो है वो सीधा ज़मीन पर गिरता और फिर चारों तरफ पानी हो जाता, और तेज वर्षा को जो है वो वृक्षों के द्वारा रोका जाता है। उनकी जो मूल होती, उनकी जो जड़ें होती हैं वो मिट्टियों को बांधे रहती हैं, लेकिन इनकी अनुपस्थिति में जो है वो मृदा का क्या हो जाता है, अपरदन हो जाता है। यानी वनों की अनुपस्थिति में मिट्टियों का क्या हो जाता है, अपरदन हो जाता है। और अपरदन आप पढ़ चुके, मैं बताई थी, एक बार फिर बता देती हूँ कि अपरदन का अर्थ होता है कि मृदा या फिर उससे बनी हुई चीज़ों का एक स्थान से दूसरी जगह पर चले जाना, वायु के माध्यम से या जल के माध्यम से बह जाना। तो यहाँ पर क्या है कि बताया गया है कि जिस जगह पर बच्चे गए थे, जैसे टीबू ने उसने बताया कि उसके दादाजी जो है टीबू के, वो बहुत जब छोटे थे तभी से उस गांव में रह रहे थे और वहाँ पर बहुत ज़्यादा क्या हुआ था, हरा भरा था चारों तरफ। लेकिन फिर धीरे धीरे गाँव का क्षेत्रफल बढ़ता चला गया और पशुओं और फिर वृक्षों की अंधाधुंध कटाई होने लगी, जिसके कारण वन क्या होने लगे, लुप्त होने लगे। तो वन के भ्रमण के बाद प्रोफेसर अहमद ने बच्चों से कहा कि बच्चों, वन हमें ऑक्सीजन प्रदान करते हैं और
वो मिट्टी को भी सुरक्षा करते हैं और अनेक जंतुओं को आश्रय प्रदान करते हैं। वन आसपास के क्षेत्रों में वर्षा का उचित स्तर बनाए रखने में सहायक होते हैं। वन जो है वो औषधीय पौधे, लकड़ियाँ और अनेक उपयोगी उत्पादों के स्रोत हैं। हमें वनों को संरक्षित रखने के लिए हर संभव प्रयास करना चाहिए। तो यदि वन लुप्त हो जाए तो क्या होगा? तो ये तो बहुत ही आश्चर्य वाली बात है। अगर वन ही लुप्त हो जाएगा तो जीवन समाप्त हो जाएगा। तो आपने आज क्या क्या चीज़ें सीखी? हमने सीखा कि वनों से हमें अनेक उत्पाद मिलते हैं। वन विभिन्न पादपों, जंतुओं और सूक्ष्म जीवों से मिलकर बना एक तंत्र है। वनों की सबसे ऊपरी परत वृक्ष शिखर बनाते हैं, जिसके नीचे की जो परत होती है वो झाड़ियाँ बनाती हैं, और झाड़ियों से भी जो नीचे परतें होती हैं वनों की, उसे हम शाख बोलते हैं या शाख वनस्पतियाँ कहते हैं। वनों में वनस्पतियों की परतें जो होती हैं, विभिन्न परतें जंतुओं, पक्षियों और कीटों को भोजन और आश्रय प्रदान करती हैं। वन के विभिन्न घटक एक दूसरे पर निर्भर होते हैं। वन वृद्धि करते हैं और परिवर्तित होते रहते हैं तथा उनका पुनर्जनन हो सकता है। वन में मृदा, जल, वायु और सजीवों के बीच परस्पर क्रिया होती रहती है। वन मृदा को अपरदन से बचाते हैं। मृदा जो है वो वनों की वृद्धि करने और उनको पुनर्जनन में सहायक होते हैं। वन्य क्षेत्रों में वास करने वाले समुदायों को वन उनके जीवन के लिए आवश्यक सभी सामग्री उपलब्ध कराते हैं। वन इन समुदायों को जीवन का आधार प्रदान करते हैं। वन जलवायु, जल चक्र और वायु की गुणवत्ता को नियमित रखते हैं। तो इस टाइप से हमने आज जो है वनों के बारे में काफ़ी सारी चीज़ों का अध्ययन किया। और यहाँ पर जो है दोस्तों, आपको कुछ अभ्यास जो है बताए गए हैं, जिसको आप सॉल्व कर लीजिएगा। और कोई भी प्रॉब्लम होगी तो बिना किसी हेजिटेशन के आप मुझसे जो है पूछ सकते हैं और कमेंट बॉक्स के थ्रू भी क्वेश्चन कर सकते हैं। और ज़्यादा अगर आपको प्रॉब्लम हुई तो मैं इसका अलग से एक वीडियो बना दूंगी। तो दोस्तों, ये था हमारा वीडियो। आपको कैसा लगा आप ज़रूर बताइएगा, और हमारे चैनल को लाइक, शेयर, सब्सक्राइब जरूर कीजिए। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।